हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। पीटीईटी व बीएसटीसी 2020 की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि में 35 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये 35 प्रश्न एक तरह से कहेंगे तो पीटीईटी व बीएसटीसी में जो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न आते हैं उसका निचोड़ है इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही में यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाए। तो आप वीडियो को सब देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताना है कि एक अच्छा अध्यापक की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो नंबर 1 मेधावी व परिश्रमी हो। नंबर 2 अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। नंबर 3 सादा जीवन व्यतीत करता हो। नंबर 4 अपने विषय में प्रवीण हो। तो आपको पहले ही बता दिया था कि इस शिक्षण अभिरुचि में 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में आपको एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना होता है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है वही अच्छा अध्यापक होता है। तो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा बोल रहे हैं कि किंडरगार्टन स्कूल किस देश में खोले गए थे। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले सर्वप्रथम किंडरगार्टन स्कूल किस देश में खोले गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा जर्मनी में सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल खोले गए थे। तो नंबर 2 प्रश्न हुआ किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। नंबर 3 प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि हैं, यह कथन किसका है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कथन अभिरुचि हैं, यह कथन किसका है। तो आपका बता दें इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा टीपी नंद ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि। टीपी नंद ने कहा था कि जब तक शिक्षा के क्षेत्र में आप इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे तब तक शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह कथन कहा था टीपी नंद ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अभिप्रेरण एक है। अभिप्रेरण एक भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था या मनोवैज्ञानिक अवस्था है। आपको एकदम करेक्ट आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनोवैज्ञानिक अवस्था। अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। इस 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मनोवैज्ञानिक अवस्था है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। नंबर 1 समाज के सभी वर्गों का। नंबर 2 आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का और छात्र और छात्राओं का। आपको करेक्ट आंसर करना है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है वो होता है समाज के सभी वर्गों का। एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, समाज के सभी वर्गों का। वो आदर्श परिवार भी समाज के अंतर्गत ही आएंगे, मनुष्य भी समाज के अंतर्गत ही आएगा और छात्र भी इस समाज के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा समाज के सभी वर्गों का। इसके अंदर पीछे कोई नहीं रहेगा। तो हमारा 5वां प्रश्न होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की भावना पैदा करनी है तो किस प्रकार पैदा की जा सकती है। तो नंबर 1 है कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर, उससे अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। तो आपको बता दें कि उन्हें कठोर अनुशासन में रखोगे तो आप वो कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, आप उसको कठोर अनुशासन में नहीं रख सकते। ऑप्शन सी देखते हैं, अनुशासनहीनता पर उसे दंड देकर। आपको बता दें कोई भी व्यक्ति या छात्र हो, बच्चा हो तो उसे दंड देकर आप अनुशासन में कतई नहीं रख सकते। हाँ बिल्कुल, आपने क्लास पीरियड में अंदर आप उस क्लास के अंदर रख सकते हैं, लेकिन बाद में वो फिर वही अनुशासनहीनता करेगा। आपके सामने नहीं करेगा लेकिन दूसरों के सामने वह उसी तरह अनुशासनहीनता करेगा। उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि अनुशासन में आप रख सकते हैं, लाभ बता सकते हैं, लेकिन लाभ बताने का बच्चे आते हैं तो वो बिल्कुल आपके क्लास तक ही सीमित रख सकते, उस दिन तक सीमित रह सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिनों तक वो
ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर उसे जिम्मेदारी दे दीजिए कि आप अपनी क्लास को भी सेल्फ डिसिप्लिन में रखिए और साथ साथ में अपने खुद को भी डिसिप्लिन में रहना है। तो जब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं तो मनुष्य सेल्फ डिसिप्लिन में या बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन में रह सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। प्रश्न है, एक अध्यापक हैं आप, तो आप प्राथमिकता देंगे, किसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे? नंबर 1 विज्ञान विषय को, नंबर 2 वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार को, एक उच्च विचारों को और आस्था को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पाठ्य विषयों को अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। आप छात्र के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है बुनियादी शिक्षा के अंदर। आपको पाठ्य विषय में कोई लेना देना इसके अंदर नहीं होता है, मतलब कि इसके अंदर ज़्यादा जोर दिया जाता है वो होता है छात्र के ऊपर डिपेंड किया जाता है। इसी बुनियादी शिक्षा में आपको छात्र के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा छात्र को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, इसलिए बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण क्या है? प्रश्न है, शिक्षण क्या है? तो इसका नंबर 1 ऑप्शन, एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है शिक्षण एक प्रकार का कौशल है, शिक्षण एक कौशल है। अगला प्रश्न है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्र का यदि आपको चरित्र निर्माण करना है तो उसके अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? नंबर 1 अध्यापक के उपदेशों की, नंबर 2 स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, नंबर 3 महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, नंबर 4 धार्मिक शिक्षा की। यदि आप छात्र के चरित्र निर्माण करना चाहते हैं तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्यों? क्योंकि जब अध्यापक खुद का चरित्र अच्छा होगा तो उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट छात्र पर पड़ेगा। वह उस चरित्र को देखकर ही अपना चरित्र में परिवर्तन करेगा। जिस प्रकार के अध्यापक यदि प्रारंभिक कक्षाओं के अंदर बच्चे हैं अनुसरण के द्वारा बहुत ज़्यादा सीखते हैं, यदि वह अध्यापक का अनुसरण करेगा, यदि अध्यापक का आदर्श चरित्र है तो उसका अनुसरण करके उसके चरित्र पर बहुत ज़्यादा अपने चरित्र में परिवर्तन कर सकता है और इसकी हम कह सकते हैं कि स्वयं के अध्यापक के आदर्श चरित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका नंबर 1 संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, शिक्षा को रोजगार से संबंधित करना, शिक्षा द्वारा समान अवसर प्रदान देना और शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है संपूर्ण शिक्षा तंत्र है उसको नया रूप देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ है? शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ है? नंबर 1 शिक्षक बनने की इच्छा, नंबर 2 शिक्षण कार्य में लगन, नंबर सी शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक का कार्य करने हेतु
अपेक्षित सभी योग्यताएं, क्योंकि शिक्षण अभियोग्यता का ही अर्थ है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक का कार्य करने जा रहे हैं, तो आपके अंदर सभी योग्यताएं होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं तो आप क्या करेंगे? छात्र को कक्षा के बाद मिलने को कहेंगी, छात्रा को चुप करने को कहेंगी, स्वीकार कर लेगी और दूसरे दिन अच्छी तरीके से करके जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यदि आपकी कोई त्रुटियां बता रहे हैं तो हम उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि उस छात्र को यदि लग रहा है कि इस प्रश्न में या इस टॉपिक में आप गलतियां कर रहे हैं तो आप उसको स्वीकार जरूर करेंगे कि हाँ मैंने गलती की है। यदि हमारी सही त्रुटि है तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्वीकार कर लेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण की परियोजना पद्धति किस पर केंद्रित है? शिक्षण की परियोजना पद्धति किस पर केंद्रित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बालक केंद्रित। शिक्षण की परियोजना पद्धति बालक केंद्रित है, क्योंकि इसमें शिक्षण की परियोजना पद्धति में बालक को केंद्रित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? यदि आप एक शिक्षक हैं, आपका दायित्व है कि आप उसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। छात्र को आप यदि शिक्षक हैं तो उसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास अपनी की तरफ से करने चाहिए। यदि वह लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है तो आप एक सफल शिक्षक होंगे उसके मार्गदर्शन के लिए। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में संयम और संतुलन नहीं खोएंगे। आप यदि शिक्षक हैं तो अपने ज्ञान का बिल्कुल सही तरीके से उपयोग करते हुए छात्र को उसकी विपरीत परिस्थितियों में संयम और संतुलन नहीं खोएंगे। नंबर 3, समय का सदुपयोग। हम बच्चों को बिल्कुल सही तरीके से, यदि बच्चा समय का दुरुपयोग कर रहा है तो हम उसको ज़रूर बताएंगे एक शिक्षक होने के नाते कि आप समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? एक अध्यापक है, टीचर, शिक्षक का वास्तविक कार्य क्या है? शिक्षक को पढ़ने में लगाना, छात्रों को पढ़ने में लगाना। तो छात्रों को पढ़ने में लगाना कोई शिक्षक का वास्तविक कार्य हाँ है बिल्कुल ये, लेकिन एकदम वास्तविक कार्य नहीं हो सकता। नंबर 2, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। हाँ, आप छात्र हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। छात्र की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छात्र की जितनी भी प्रतिभा, आप उसको प्रतिभा को पहचान के उस प्रतिभा को निखारने का प्रयास करेंगे, उस सर्वान्मुखी विकास करेंगे, उस प्रतिभा को विकास करना आपका कर्तव्य बनेगा। वास्तविक कार्य होगा शिक्षक होने के नाते आपका कि उसकी प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों की शिक्षा में ये अधिक आवश्यक है कि बच्चों को गलत काम करने से दंडित किया जाए, बच्चों में सही आदतें डाली जाएं, बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाए, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो बच्चों की शिक्षा में सबसे अधिक आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का हर पक्ष का विकास हो। सर्वांगीण विकास मतलब हर पक्ष, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सभी तरह का विकास बच्चे का होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, चाहे वो दैहिक हो, सभी प्रकार का विकास होना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने में दृष्टिकोण से उत्तम है? प्रश्न एक बार रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने
के दृष्टिकोण से उत्तम है। आपको यदि रियल एक्सपीरियंस है तो उस दृष्टिकोण से उत्तम कौन सी विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा भ्रमण विधि। आप प्रत्यक्ष भ्रमण करने जाएंगे तो आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आप वास्तविक अनुभव से प्रदान करेंगे। आप यदि भ्रमण करने के लिए किला देखने गए तो आप बिल्कुल वास्तविक अनुभव होगा, किला बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट है, मूर्त है। आप उसके वास्तविक अनुभव से अपने अनुभव है कि यह किला इसने निर्माण कराया, ये इतनी शताब्दी से पुराना है, या यहाँ पर इसकी मूर्ति है, तो आप बिल्कुल वास्तविक अनुभव प्रदान करने में उत्तम होंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा भ्रमण विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात पर ज्ञान होना चाहिए? यदि आप अध्यापक हैं एक, तो अपने छात्रों को समझने के लिए किस बात का ध्यान होना चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखता है, बालक की अभिरुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, तो ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। आपको बता दें कि यदि आप शिक्षक हैं तो आपको उसके बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बालक सीखता कैसे है ये भी ध्यान होना चाहिए। बालक की इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बालक की प्रवृत्ति क्या है, तो ये सभी बातें ध्यान होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? तो इसका नंबर 1, राष्ट्रीय भाषा का अधिक प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो भी। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। राष्ट्रीय भावना यदि विकास करना है तो आपके अंदर, विद्यालय के अंदर ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करना चाहिए जिसके छात्रों के अंदर राष्ट्रीय भावना का जागृत हो। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? अगला प्रश्न है, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? नंबर 1, संवाद विधि। नंबर 2, दृश्य श्रव्य विधि। नंबर 3, प्रोजेक्ट विधि। नंबर 4, पाठ्य पुस्तक विधि। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में करना है। आपको बता दें कि संवाद विधि, तो शिक्षण के क्षेत्र में यह कमजोर विधि नहीं कह सकते, क्योंकि यदि संवाद दो छात्रों या शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य संवाद हो रहा है तो बिल्कुल शिक्षण होगा। तो इसके हम कमजोर विधि नहीं कह सकते। दृश्य श्रव्य विधि, हाँ बिल्कुल, दृश्य और श्रव्य मतलब देखकर और सुनकर आप दोनों के अंदर शिक्षण कर सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर होगा पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की सबसे कमजोर विधि मानी जाती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में आपको बिल्कुल स्वयं करने के लिए दिया जाएगा और पाठ्य पुस्तक में आपको रटने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा बल देगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षण में कमजोर विधि होगा पाठ्य पुस्तक विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा है किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में और उपरोक्त सभी के हाथ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैर सरकारी समितियों के हाथ में। प्रौढ़ शिक्षा गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू के होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है और ये सभी। तो आपको बता दें, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा जब से लागू हुई है तब से बालकों में साक्षरता भी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। देश में साक्षरता में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरीके से सीखते हैं? नंबर 1, देखकर, स्वयं करके, सुनकर और पढ़कर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो स्वयं करके। बालक जब तक किसी भी काम में अपने स्वयं को, अपने आप को उस काम के अंदर प्रेरित नहीं करेगा, उस काम को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं करेगा, तब तक वह इस काम को अच्छी तरीके से नहीं सीख सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वयं करके। इस विधि के माध्यम से बालक सबसे अच्छी तरीके से सीख सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की
तरफ। शिक्षा तभी सार्थक होगी, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो और समाज केंद्रित हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा छात्र केंद्रित। शिक्षा सार्थक तभी होगी जब वो छात्र केंद्रित हो, उसमें छात्र का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि छात्र के हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छात्र केंद्रित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? नंबर 1 फ्रोबेल, नंबर 2 हर्बर्ट, नंबर 3 प्लेटो, नंबर 3 कॉमेनियस। थोड़ा टाइपिंग कर दें, यहाँ होगा कॉमेनियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्बर्ट। हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बताए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण में यदि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, शिक्षण के अंदर कोई भी समस्या आ रही, तो उसको हल करने का दायित्व है वो होगा शिक्षकों का। इसका एकदम करेक्ट आंसर वो होगा बी। शिक्षक आपकी समस्याओं को हल करने का दायित्व लेंगे। शिक्षक आपके प्रत्येक समस्या, चाहे वो कालांश से लेकर हो, चाहे वो पीरियड से लेकर हो, चाहे वो खेल से लेकर हो, चाहे वो पाठ्य सामग्री से लेकर हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप उसकी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं तो आप शिक्षक के पास जाइए, वो आपको इसमें सहायता करेंगे, क्योंकि ये इसका दायित्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा या मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो यदि आप अध्यापक हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान होगा वो छात्रों का विश्वास। आपके ऊपर छात्र कितना विश्वास करते हैं और अपने आप उसके विश्वास को किस तरीके से जीतते हैं, आप उसके ऊपर कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं, छात्र आपके ऊपर कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि छात्रों का विश्वास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षक का मूल कार्य है, शिक्षक का मूल कार्य है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल ये मूल कार्य तो नहीं कह सकते, लेकिन ये छात्र का, शिक्षक का एक कार्य होता है। छात्रों को उनकी गलतियों बताना, बिल्कुल ये भी कार्य होता है। लेकिन हम बता दें कि शिक्षण अभिरुचि में आपको 4 के 4 आंसर बिल्कुल पॉजिटिव व्यू में होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आपको करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तय करना। आप स्टडी मटेरियल किस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं आप, तो अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना आपका मूल कार्य होगा। एकदम करेक्ट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, शिक्षा के प्रसार और प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सभी। शिक्षा के प्रचार प्रसार करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत कब होगा? जब शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा तो साक्षरता दर बढ़ेगी, साक्षरता दर बढ़ेगी तो लोकतंत्र अपने आप ही मजबूत होगा। नंबर 2 अंधविश्वास में कमी आएगी। बिल्कुल आप यदि अंधविश्वास को, कई पाखंडवाद, कुरीतियाँ, जैसे कई सामाजिक बुराइयों को लेकर आप चल रहे हैं, तो यदि आपके अंदर शिक्षा के माध्यम से आपको यदि इसका नॉलेज देकर बताया जाए कि अंधविश्वास से हमारे समाज को क्या हानि होती है, तो बिल्कुल आप शिक्षा के माध्यम से बता सकते हैं। तो अंधविश्वास में इस तरीके से कमी आएगी और आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी। बिल्कुल आर्थिक विकास, आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप बिल्कुल अच्छा अपना खुद का व्यवसाय खोलकर आर्थिक विकास की दर में भागीदार बन सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है, भाषा यदि सीखना चाहते हैं तो इसका प्रभावी उपाय होगा पाठ्य पुस्तकें पढ़ना। बिल्कुल हो सकता है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना और वार्तालाप करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वार्तालाप करना। आप कन्वर्सेशन मतलब आप वार्तालाप कीजिए, भाषा सीखने का प्रभाव तरीका है, क्योंकि
यदि आप वार्तालाप नहीं करेंगे तो आप उस भाषा को नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि कोई भी भाषा होती है उसको आप बिल्कुल दो व्यक्ति जब वार्तालाप करेंगे तो भाषा के नए नए शब्द आपके सामने आएंगे, तो आप उसको सीखने में बिल्कुल अच्छी तरीके से कोई भी प्रकार की आपको झिझक नहीं होगी। तो वार्तालाप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के प्रति प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि छात्रों के प्रति प्रेरणादायक होगा, छात्रों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। नंबर 2, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला हो। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रधानाचार्य हो तो एक शिक्षक को ज़्यादा महत्व दो और दूसरों को ना दे, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समानता का भाव आप सभी शिक्षकों को बराबर देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है एक कोई गणित पढ़ाता है और एक हिस्ट्री पढ़ाता है तो आप गणित वाले व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दो और हिस्ट्री वाले को ज़्यादा महत्व नहीं दो, तो बिल्कुल ये आपका गलत व्यवहार है। तो आपको सभी के प्रति समानता का भाव होना चाहिए। नंबर 1, कुशल प्रबंधक। आपको मैनेजमेंट, स्कूल को कैसे मैनेज करना है, टीचरों को कैसे मैनेज करना है, पूरा स्कूल स्टाफ को कैसे मैनेज करना है और टीचरों समेत छात्रों को कैसे मैनेज करना है, उसके अंदर भी आपको कुशल होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। नंबर 1, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है कि अध्यापन के प्रति पूर्णतः आपको समर्पित हो जाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रोबेल। फ्रोबेल ने नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, विद्यालय में खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यालय में खेलों के आयोजन, यदि आप खेलों का आयोजन करा रहे हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना और बालक का सर्वांगीण विकास करना। आपको बता दें, हमने पहले भी बताया था कि किसी भी प्रकार की एक्टिविटी आप यदि विद्यालय के अंदर आयोजित कर रहे हैं तो आपका मोटो होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, स्वयंगात्मक विकास, दैहिक विकास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सर्वांगीण विकास करना। तो आज के हमारे वीडियो में बस 35% पर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत।